आज से मैं स्टार्ट करूंगी दृष्टि द विज़न क्विक बुक हिस्ट्री की सीरीज़। इसमें पहला चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या थे। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए शुद्ध ऐतिहासिक सामग्री का अभाव है। प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की परंपरा पश्चिमी देशों से भिन्न थी। यहाँ इतिहास लेखन राजनीतिक घटनाओं का दस्तावेजीकरण न होकर धार्मिक सामाजिक था। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में इतिहास उस रूप में नहीं लिखा गया जैसा यूनान रोम में लिखा गया। इसलिए भारतीय इतिहास लेखन में पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ा। जैसा कि माना जाता है कि साहित्य समाज का प्रतिबिंब है तथा समाज में जो कुछ घटित होता है वह साहित्य में अवश्य आता है। प्राचीन भारत में लिखित साहित्य में वेद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, विदेशी लेखकों के साहित्य आदि उपलब्ध हैं। पुरातात्विक साक्ष्य इन साहित्यों की पुष्टि करते हैं। इनके बिना साहित्य तो कोरी कल्पना मात्र रह जाती है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। आगे यहाँ पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या दिया गया है ये देखना है। अभिलेख। प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण हैं। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों की जो स्टडी की जाती है उसे एपिग्राफी कहा जाता है। सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगजकोई से प्राप्त अभिलेख हैं। जो सबसे प्राचीन अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? मध्य एशिया के बोगजकोई से जो अभिलेख मिले हैं उन पर वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र और नाशत्व के नाम मिलते हैं। इसके अलावा अश्विनी देवता भी थे। इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं जो ईसा पूर्व 3री शताब्दी के लगभग हैं। D.R. भंडारकर नामक विद्वान ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में मिले हैं। कौन कौन सी लिपियों में मिले हैं अशोक के अभिलेख? ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी, अरमाइक लिपि। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर एवं उद्देगुलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है तथा अन्य अभिलेखों में उसे देव नाम प्रिय पिय दस्सी अर्थात देवताओं का प्यारा कहा गया है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। अशोक के बाद भी अभिलेखों की परंपरा कायम रही। अब हमें अनेक प्रशस्तियाँ मिलने लगी हैं जिनमें दरबारी कवियों तथा लेखकों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के शब्द मिलते हैं। इन अभिलेखों से संबंधित शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख दिए गए हैं। सबसे पहले दिया गया है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख ये खारवेल के समय का है। खारवेल के शासन की घटनाओं का इसमें क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। ये रुद्रदामन के समय का है। इसमें रुद्रदामन की विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतियों का विवरण प्राप्त होता है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री इसके रचनाकार थे। सातवाहनकालीन घटनाओं का विवरण गौतमी पुत्र शातकर्णी से संबंधित यह अभिलेख है। प्रयाग स्तंभलेख यह समुद्रगुप्त गुप्तकालीन शासक समुद्रगुप्त से संबंधित है। ये उसकी विजय और नीतियों का पूरा विवरण बताता है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण दिया गया है। भीतरी स्तंभ अभिलेख स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। इसके जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण इसमें दिया गया है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन से संबंधित है। सैनिक उपलब्धियों का वर्णन दिया गया है। यहाँ दिया गया है कि प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की प्रवृत्ति कैसी थी। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में इतिहासकारों, राष्ट्रवादियों और प्राच्यविदों सहित कई विद्वानों की भारतीयों की ऐतिहासिक समझ के बारे में राय विभाजित थी। ऐसा कहा जाता था कि प्राचीन भारतीयों को इतिहास और कालक्रम की कोई समझ नहीं थी। अलबरूनी ने ऐसी टिप्पणी की थी कि हिंदू ऐतिहासिक क्रम पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वे राजाओं के कालानुक्रमिक उत्तराधिकार को बताने में लापरवाह हैं। वे क्या हैं? राजाओं के कालानुक्रमिक उत्तराधिकार को बताने में लापरवाह हैं, अर्थात ध्यान नहीं देते हैं। जब उनसे जानकारी मांगो तो वे किस्से कहानियों का सहारा लेते हैं। यह टिप्पणी उन्होंने अपनी रचना तहकीके हिंद में की थी। किसने की थी? अलबरूनी ने की थी। प्राचीन भारतीय
लेखकों का ध्यान केवल वंशावली, जीवन चरित्र और राजाओं के इतिहास पर ही नहीं था, बल्कि अन्य पक्षों पर भी था। यहाँ इतिहास की अलग अवधारणाएं थीं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इतिहास के अभिलेखन के सकारात्मक साक्ष्य एवं महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से यह स्पष्ट होता है कि गोप का कर्तव्य गांव से संबंधित व्यापार, वाणिज्य एवं उत्पाद का रिकॉर्ड करना होता था। अशोक के अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, ऐहोल अभिलेख आदि अभिलेख समकालीन राजाओं के कहने पर रिकॉर्ड के रूप में संरचित किए गए। इस प्रकार प्राचीन भारत को इतिहासकारों से रहित समझना यथोचित नहीं है। गैर सरकारी लेखों में यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेसनगर तत्कालीन विदिशा से प्राप्त गरुण स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिससे द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। फिर आगे यहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत इधर एक साइड में ये संक्षेप में दिया गया है। यहाँ पर जो भी चैप्टर में आपने पढ़ा वही चीज़ यहाँ पर संक्षेप में दी गई है। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोतों में क्या थे? अभिलेख, स्मारक एवं भवन, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला, मुहरे। फिर आती हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में क्या क्या है? भारतीय साहित्य, विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य मतलब जो विदेशी यात्री यहाँ आए थे उन्होंने जो अपना यात्रा वृतांत लिखा है वो चीज़। भारतीय साहित्य में क्या था? धार्मिक साहित्य थे, लौकिक साहित्य थे, संगम साहित्य थी। और इधर विदेशी साहित्य में क्या थे? यूनान एवं रोम के लेखकों का यात्रा वृतांत, चीनी लेखक, अरबी लेखक। धार्मिक साहित्य में क्या था? धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। और लौकिक साहित्य में कौटिल्य का अर्थशास्त्र और विशाखदत्त मुद्रा राक्षस, बहुत सारे हैं। और संगम साहित्य इधर दिए गए हैं। ब्राह्मण साहित्य में फिर क्या आता है? ब्राह्मण साहित्य में वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, खड़दर्शन, महाकाव्य, पुराण और स्मृति। वेद में आप जानते ही हैं 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है? ऐतरेय, कौशितकी, गोपथ आदि। आरण्यक में तैत्तरीय, मैत्रायणी, ऐतरेय आदि। उपनिषद में छांदोग्य, कंठ, बृहदारण्यक आदि। वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। उपवेद में आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद आदि। खड़ दर्शन में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। महाकाव्य 2 ही हैं, रामायण, महाभारत। पुराण विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, गरुण पुराण। पुराण 18 हैं। स्मृति, स्मृति में मनु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क स्मृति आदि स्मृतियाँ हैं। बौद्ध साहित्यों में क्या है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, मिलिंद पंधु, बुद्धचरित, दिव्यावदान आदि। और जैन साहित्य में परिशिष्ट परवन, भद्रबाहुचरित, भगवती सूत्र, कल्पसूत्र इत्यादि। लौकिक साहित्य में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कल्हड़ की राजतरंगिणी, पाणिनि का अष्टाध्यायी, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंश, मेघदूत, बाणभट्ट का हर्षचरित, कादम्बरी इत्यादि। फिर आता है संगम साहित्य। संगम साहित्य में तिरुकुल, शिल्पाधिकारम, मणिमेखलई, जीवक, चिंतामणि आदि। फिर इधर जो रोम और यूनान के लेखक थे उसमें मेगस्थनीज यूनानी था। टॉलेमी ये रोमन से आया था। हेरोडोट्स ये भी यूनानी था। निर्याकश, अरिस्टोबुलस इत्यादि। फिर चीनी लेखक जो चीन से आए थे, फाहियान, फेनसांग, इत्सिंग आदि। अरबी लेखकों में अल सुलेमान, अल मसूदी, इब्न बतूता आदि।